हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। यदि आप मेरे इस एसएससी लवर चैनल पर यदि न्यू विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक साधारण वृद्धि के तहत एक शहर की जनसंख्या पी इकाई 10 वर्ष में पी की 1.5 गुनी हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपसे ये कह रहा है। देखिए 1.5 गुना का इतना आपको मतलब पता होगा कि 3/2 होता है। तो मूल जो है यानी प्रिंसिपल वैल्यू 2 है, तो 2 से कोई चीज़ 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई। अब वो कह रहा है देखिए कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 से 2 गुनी करनी है, 4 करनी है हमें। तो पहले 1.5 गुनी हुई, अब 2 गुनी हो गई, 2 की ही है। तो देखिए आप इसे एक तरह से कर सकते हैं कि यहाँ होने में इसे एक तरह की इसे ब्याज समझ लीजिए। साधारण चल रहा है तो साधारण ब्याज समझिए। तो वृद्धि कितने की हुई या ब्याज देखिए 1 मिली, कितने पर 2 पर। देखिए पी आर आर कितनी है आपको निकालनी है। आर इंटू टी देखिए कितनी है 10 वर्ष बट्टे 100। तो देखिए यहाँ से आर कितनी निकलेगी, ये 2 से 5 बार। तो आर कितनी निकलेगी यहाँ पर, आर बराबर निकलेगी 5%। ठीक है, यहाँ से आर 5 निकल आई। देखिए अब इसमें कुछ नहीं रहा, हो गया सॉल्व ये। अब देखिए न्यू स्लाइड पर बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए आर कितनी थी 5%। पहले हमारी मूल प्रिंसिपल वैल्यू 2 थी, 2 से 1.5 गुनी हुई 3। अब हमें 2 की 2 गुनी करनी है। तो कितना ब्याज मिलेगा 2, कितने पर मिलेगा 2 पर। इंटू आर कितनी है आपके पास 5% बटे 100। समय निकालना है। तो देखिए 5 से ये 10 हो जाएंगे, 5 में 10, 10 से ये 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 10 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा 20। तो यही आपका आंसर है, राइट आंसर 20 है। तो देखिए आपका आंसर दिखाता हूँ आपको, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन पढ़िए। पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे कटोरे का आंतरिक व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये व्यास है तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। 15 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च कितना होगा। देखिए ये एक अर्ध कटोरा है आधा है, ठीक है, ये गोला मान लीजिए। आपसे पूछ रहा है इसको रंगने के क्या खर्चा होगा 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ से आप समझ लीजिए स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ना कि इसका आयतन। ठीक है, तो वैसे भी हमें पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे का होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो आधे का कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही आपको लगाना है। देखिए 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना 7 होगी, 7 का स्क्वायर 14 इंटू। अब देखिए 15 के हिसाब से लगाना, क्योंकि 15 प्रति मीटर स्क्वायर में 15 रुपये लगते हैं। तो ये इतना तो इसका क्षेत्रफल आएगा, ये सब क्षेत्रफल आएगा, तो इसमें 15 से गुणा कर दूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 7 से ये 7 बार गया, 22 दूनी 44। देखिए 44 गुणा 7 गुणा 15, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ये आएगा 4620। देखिए कैसे, 7 चौका 28, ये 8 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30। अब इसमें 15 से गुणा कर दीजिए, 15 × 120 जीरो हासिल 12। ठीक है, अब 12 12 हासिल 12 बची, और ये इधर जीरो में गुणा करेंगे तो 2 आ गए, फिर भी एक हासिल बची अभी। ठीक है, तो देखिए 15 थी 45 1 46, तो 4620 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ नहीं था, आपको बस फार्मूला बेस्ड था ये। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 कितने वर्षों में 21,600 रुपये हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको ब्याज दे रखी है कितनी 20% है। तो देखिए ऐसे में आप क्या करें, जब आपको मिश्रधन और मूलधन दोनों दिए हों तो मिश्रधन को ऊपर रखें आप 21,600। ठीक है, ये हो गया 21,600। अब क्या करें, अब नीचे रखें मूलधन को 12,500। ठीक, अब इसका रेशियो ले लें। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 216 भट्टे में 125। ठीक, अब आप अपने रेट देखें, रेट कितनी थी 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 यानी वृद्धि हो रही चक्रवृद्धि, तो 6/5 हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे 6/5 का मैं क्या करूँ कि 216/125 आ जाए। 6 का वर्ग 36 होता है, तो यानी कि 2 साल तो हो नहीं सकता। अब क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 बिल्कुल होता है, और 5 का क्यूब 125। तो इसका मतलब मुझे इसका क्यूब करना होगा। तो क्यूब का मतलब क्यूब करूँगा तो 6/5 का क्यूब करना मुझे,
तब आकर के ये 216 बट्टे 125 आएगा। तो ये जो क्यूब किया है मैंने, ये मेरा टाइम है। तो क्यूब से पता चलता है मुझे टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा मुझे 3 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 3 वर्ष। इसको कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, इसे आप ऐसे भी कर सकते थे ऑप्शन से भी। देखिए आपको 20% है तो 6/5 हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये कितना हो रहा है। देखिए 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाती हैं यहीं पर। तो ये 216 आपको करना है और 125, तो आप यहीं से लगा लेते। ये इसका क्यूब हो रहा है, ये इसका क्यूब हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे 3 साल के लिए ये ऋण देना है। ठीक है, बात से वैसे 3 वर्ष के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए आप। 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जब 14 विद्यार्थी और एक शिक्षक यानी 15 लोगों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। आपसे ध्यान से समझना, मैं आपको इसका ऐसा तरीका बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा। और यदि इसमें से एक चला जाए, जो शिक्षक है उसे निकाल दिया जाए, तो 14 लोग बचते हैं। फिर उनका कितना औसत है, उनका 18.5 यानी 1.5 कम हो जाता है। अब आप एक बात देखना यहाँ पर, 15 लोगों का 20 है, 18 का वो सॉरी 14 का 18.5 है। तो देखिए पहले जब शिक्षक नहीं होगा तब 14 लोग रहे होंगे, तो उनका कितना था, 18.5। और जब शिक्षक को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गए, 15 लोग, 15 का 20 हो गया। ये 2 तरीके से, 3 तरह से हो सकता है ये सवाल। देखिए कैसे। देखिए मैंने मान लिया शुरुआत में मेरे 14 स्टूडेंट थे, 14 का 18.5, तो जो शिक्षक आया है उसकी वजह से कितना हो गया, 20 हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ, 1.5 इंक्रीज हो गया। तो देखिए 1.5 कितने पर इंक्रीज हुआ है, ये 14 पर। 14 लोग हैं, वो प्रत्येक के में 1.5 बढ़ा है। तो कितना बढ़ गया, देखिए 14 गुणा 1.5 कितना होता है, 21। ये 21 बढ़ गया। ठीक है, 21 तो बढ़ा दिया इसने, टीचर ने 21 बढ़ा दिया प्रत्येक के में। और देखिए अब जो टीचर ये 15 में शामिल हो गया है, तो अब खुद का उसका कितना हो गया, 20। अब ये हर एक का 20-20 कर दिया इन्हें। इसने खुद उस टीचर का भी खुद का 20 हो गया औसत, और जो बाकी के 14 लोग थे उनका भी 20-20 कर दिया इसने। ये 14 लोग थे, इसका 20-20। तो देखिए पहले टीचर था 21 का, प्लस ये 20, और जो अब जो उसने 20 कर दिया वो इसमें ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, ये 41। तो आपका 41 राइट आंसर है। देखिए मैं से आपको दूसरी स्लाइड पर आपको इसे और तरीके से बताता हूँ। देखिए या तो आप इसे सीधे कर लीजिए, इसका मल्टीपल करके इसमें, कि 15 दूनी 30, ये तो हो गया 300। ये भी तरीका ठीक है। देखिए और इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीपल। देखिए 18.5, ये 18 गुणा कीजिए, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 और 18 का 18, 18 7 25, 252 हो गया। और और इस 14 का इस 0.5 में करेंगे तो 7 और आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया 259। तो ये देखिए टोटल 20 लोगों का 300 और 14 लोगों का 259। तो इसमें से इसे घटा दीजिए, तो वो टीचर है वो 41 वर्ष का आ गया। लेकिन ये तब तक ठीक है जब तक कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी नहीं हो जाती, छोटी रहती है। आपको यहाँ तो डाटा आसान दिया है, ये तब तक के लिए ठीक है। लेकिन आपको यदि यहीं पर पॉइंटों में दे देता, यहाँ पर बड़ी संख्या वाला अभी दे देता, वो 89 79 दे देता, तब आप कैसे करते। और यहाँ पर 17.7 दे देता, फिर आप कैसे करते। तब ये तरीका नहीं लगा पाते, क्योंकि उसमें मल्टीपल ज़्यादा करना पड़ता आपको। देखिए उसके लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। अब देखिए इसे 15 लोगों का औसत कितना है, 20, और 14 का 18.5। तो ये देखिए 15 में से एक मैंने व्यक्ति को ही कम कर दिया, तो उस व्यक्ति ने क्या किया है कि ये 1.5 औसत कम कर दिया। तो देखिए पहले ये जो 15वां व्यक्ति है इसमें शामिल था, उसका वजन था 20 किलोग्राम औसत वजन। अब जो वो व्यक्ति तो निकल गया, लेकिन वो उसके जाने की वजह से क्या हुआ है कि 18.5 रह गया है औसत वजन। तो इसका मतलब वो 1.5 लेकर गया है अपना। समझ रहे मेरी बात को, 1.5 लेकर गया है। लेकिन 1.5 वो अपना तो लेकर गया है, बाकी के जो 14 लोग थे इसके साथ, ये 1 + 14 है, ये 15वां, तो ये अपना तो लेकर गया, और साथ में इनके भी 1.5 इनसे भी लेकर गया है। कैसे, देखिए समझिए। यदि ये सिर्फ अपना 1.5 ले जाता तो ये यहाँ 18.5 नहीं आता, क्योंकि ये 14 इसमें शामिल है। तो प्रत्येक का औसत है 15 व्यक्तियों का 20-20 प्रत्येक का है। ये जो टीचर है उसका भी 20 है, और बाकी के 14 स्टूडेंट हैं उनका भी 20 है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट का 18.5 है, क्योंकि टीचर मैंने निकाल दिया है। तो जो 18.5 ये स्टूडेंट का बचा, और पहले स्टूडेंट का 20 था, तो इसका मतलब यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट के भी औसत में 1.5 की कमी आई है। तो आपको पता होगा, अब ये 1.5 की कमी आई है, कितने पे, 20 पर आई है। तो आप बताइए 20 पर 1 आई है, तो 15 दूनी 30, ये कितना हो गया,
एक सॉरी 15 स्टूडेंट हैं, 1.5 की कमी आई है, 15 स्टूडेंट, 20 तो औसत है, 15 स्टूडेंट पर आई है, 15 स्टूडेंट पर कमी आई है, 15 पंजे 225, कितना हो गया 22.5। अब बताइए, पहले 15 लोगों का औसत था ये, जब टीचर शामिल था, अब टीचर निकाल दिया मैंने, तो ये बचा, ये स्टूडेंट बचे, और यहाँ पर भी मैं टीचर निकाल चुका हूँ, तो अब मुझे स्टूडेंट और जोड़ने हैं। तो स्टूडेंट कितने बाकी के बचे स्टूडेंटों का 18.5, तो इसमें 18.5 और जोड़ दीजिए आप, तो ये तो पूरा एक हो जाएगा, और 18 और 22 कितने होते हैं 40, 40 और एक 41, तो 41 आपका राइट आंसर होगा। देखिए वैसे तरीका आप मैंने पहले बताया वो भी कर सकते थे, लेकिन उसमें जब मल्टीपल करना होता है पॉइंटों वाली संख्या में आपको दिक्कत होती है। ये आप तरीका एक बार फिर से देखें, जो पहले बताया था वो दोनों बेस्ट तरीके हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, BVI है ये, आप इसे इसकी बिल्कुल ना करें। मैं आपको इसका बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, जो आप सिर्फ 1 सेकंड में या देखते ही इसका आप आंसर देंगे, ओनली विद इन सेकेंड। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसका सवाल का जवाब आप विद इन सेकेंड में देंगे। देखिए कैसे, देखिए इसे इसमें क्या कह रहा है। एक चोर 3:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता 4 बजे चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है, तो चोर कब पकड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप इसे ऐसे समझें। देखिए डायरेक्टली बताता हूँ कि 3:30 बजे उसने चोरी की और 4 बजे पता चला, तो देखिए ये कितना अंतर, 3:30 बजे से 4 बजे तक उसने कितना समय लगा उसे, आधे घंटे। तो आधे घंटे में 80 की चाल से कितना चल लेगा, 40 किलोमीटर। ये ऑब्वियसली बात है, 1 घंटे में वो 80 चलता है, तो आधे घंटे में 40 चलेगा। तो ये जो दूरी है 40 किलोमीटर उसने चल ली है चोर ने 4 बजे तक। अब 4 बजे चला चोरी का पता, तो पुलिस आई, पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, या उसके मालिक ने। तो वो जो मालिक चल रहा है वो कितने की स्पीड से चल रहा है, वो 90 की से चल रहा है, और ये चल रहा है 80 की से। तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि 90 माइनस 80 कितनी हो जाएगी, 10। सापेक्ष चाल दोनों की 10 हो जाएगी। तो अब ये जो 40 जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर के हिसाब से कवर की जाएगी, क्योंकि वो 80 से वो भी भाग रहा है और 90 से ये भाग रहा है, तो दोनों भाग रहे हैं, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालिक तेज़ भाग रहा है, तो ये 10 से ही इसका पीछा करेगा। तो देखिए कितना, 10 से 40 में भाग देंगे तो कितना, 4 घंटे आ गए। तो देखिए जब मालिक द्वारा पकड़ा गया है, तो इसका मतलब मालिक को 4 घंटे और लगेंगे उसे पकड़ने में। अब आप बताइए मालिक को पता कितने बजे चला था, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस 3:30 से 4 ना जुड़ने बैठ जाएँ, आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन थर्ड यही है, या 3:30 में या 4 जोड़ देते तो आपका ऑप्शन सी आ जाता। देखिए कैसे, मालिक को पता चला था 4 बजे, तो इसका मतलब मालिक ने 4 बजे ही उसे पकड़ना शुरू किया है, और ये टाइम जो है मालिक ने ही तो पकड़ा है, तो मालिक को कब पता चला, 4 बजे। तो मालिक को 4 बजे से लेकर 4 घंटे और चलना है। तो अब बताइए 4 में या 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 घंटे हो जाएगा, तो यानी 8 बजे मालिक उसे पकड़ लेगा। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कुछ नहीं था। अब देखिए ये तो मुझे आपको समझाने में इतना वक्त लगा, वैसे आप कैसे कहते कि आधे घंटे में 80 की स्पीड से कितना चलेगा, 40, बस आपको इतना करना है। सापेक्ष चाल आप देख लीजिए, वो मालिक चलता है 90 से, वो चलता है 80 से, सापेक्ष चाल होगी 10। अब आप इसे इससे बस भाग दे दीजिए, कितना बचा, 4, 4 बचा, 4 में 4 जोड़े 8, ये लीजिए। मुझे नहीं लगता इसमें लिखने की भी आवश्यकता होगी आपको। तो चलिए उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न करने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, ये वेरी इजी हो जाता है। कब, जब आपके इसके ऑप्शन तो आपको देता ही है वो एग्जाम में, तो आप इसे विद ऑप्शन से कीजिए, और वो भी विद इन सेकेंड। देखिए कैसे, आपको ये पता है ये 102 है, पीछे की जीरो आप भूल जाएं, ये 102 है, ये 85 है, ठीक है। तो आप बताइए 85 5 से करता है और केवल 17 से करता है, ये 85 से इतने से कर सकता है, ठीक है। तो आप बताएं 17 का, इसमें 5 का भी कोई मल्टीपल नहीं है, छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि 5 से ना कटेगा तो ये जीरो है यहाँ पर, उसे भूल जाइए आप। अब देखिए 17 का कोई मल्टीपल मिल रहा है, 22 17 से नहीं करता, 28 नहीं, 24 नहीं, 34 करता है। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि देखिए 85 में, ये देखिए 85 जो पीछे है वो 17 से कटता है, तो 17 पंजे 85, आप इस तरह देख सकते थे। इसे इससे आसान सवाल है, शायद ही आपके लिए होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसे देखिए, इस सवाल को पढ़िए आप। 35 और 42 के लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम, इसका एलसीएम को 32 और 40 के महत्तम समावर्त से भाग करें तो क्या प्राप्त होगा। देखिए ये बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 35 और 42 का लघुत्तम समावर्त बता दीजिए। कैसे निकालते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। 35 और 42 में कॉमन चीज़ ये किससे निकलता है, ये देखिए आपको 7 से भाग दूंगा मैं, 35 में भी और 42 में भी। तो देखिए 7 से भाग दे दिया तो क्या बचा, 7 पंजे 35 और 7 छके 42।
इसका एलसीएम यदि आपको लेना है तो देखिए 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। 30 का इसमें मल्टीपल कीजिए, 7 में 7 21 यानी 210। तो ये 210 इसका एलसीएम होगा। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है इसका निकालने का। अब देखिए, अब आपको निकालना है एचसीएफ। तो 1 मिनट में बताता हूँ। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ 32 और 40 दे रखा है, तो इस 32 और 40 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखिए, यदि आप ना ढूंढ पाते तब भी इसके फैक्टर ले देखिए। ये 8 से कटता है, 8 चौक 32 और 1 मिनट सॉरी, ये देखिए यहाँ देखिए 32 8 से कटता है, 8 बाहर रख ली मैंने, 8 से कटता है 4 बार, ठीक है। 8 से ये 40 करते हैं 5 बार। अब देखिए इसमें यहाँ तो मैंने 8 कॉमन ले लिया। अब देखिए 4 और 5 में कुछ और कॉमन है, और कुछ है नहीं। यदि और कुछ होता तो मैं वो भी निकाल लेता, यहाँ और कुछ कॉमन है नहीं। तो अब ये 8 ही मेरा एचसीएफ हो गया। 8 से भाग दे दीजिए इसे, देखिए दे दीजिए। 8 दूनी 16, कितना बचा 5, ये 50 हो गया। 8 छक्के 48, कितना 2 बचे, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, कितना हो गया 20। 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 4 पॉइंट लगाया पहले से, जीरो हो गया। 8 पंजे 40 यानी कि 26.25। कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ये देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ नहीं था, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप एलसीएम निकाल देते हैं, कितनी जल्दी एचसीएफ निकाल देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, देखिए सीपी का एमपी से अनुपात, सीपी का एमपी से अनुपात कितना देखा, 3:4। 3:4 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद समान क्रमांक छूट देता है और मेज को 2250 रुपये में बेचता है। इस लेन देन में के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बेहद आसान सवाल है, डिपेंड करता है आपके माइंड ऑफ प्रेजेंस पर कि उस टाइम आप कितना सोच पाते हैं कितना नहीं। देखिए इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं वो बेफालतू हैं। देखिए अननेसेसरी चीज़ें हैं, वो कैसी हैं मैं बताता हूँ आपको। आप पहले तो ये सोचेंगे, आप यहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सीपी और एमपी का रेशियो दिया दे रखा है मुझे 3:4। अब आप इसी में लग गए, इसे कैलकुलेट करने में। सीपी और एमपी 3:4 है और यहाँ पर 25% छूट दे रखा है। मैंने आपको याद हो तो आपकी अपनी हर वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में ये बताया आपको कि जब भी हमें एमपी पर छूट दी जाती है तो एमपी पर जो छूट होती है हमारी छूट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, एसपी पर पहुँचते हैं यानी विक्रय मूल्य पर। और बताया था मैंने आपको, यदि हम सीपी पर अपने लाभ या हानि लें, लाभ लें, मेरी बात है ये बहुत ध्यान से सुनना, लाभ लें या हानि लें, लाभ हो या हानि, हमें कुछ भी हो सीपी पर, तब भी हम कहाँ पहुँचते हैं, तब भी हमें एसपी पर पहुँचते हैं यानी कि विक्रय मूल्य पर। तो बस ये यहाँ यही कॉन्सेप्ट काम करेगा जो कि आपका बहुत टाइम बचा सकता है और बहुत टाइम का। ऐसा ये सवाल अक्सर लोग छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि वो इसमें उलझे रह जाते हैं। ये बेफालतू अननेसेसरी है, आप इसे इग्नोर करें। इसका डाटा का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें 3:4 का कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए, अंकित मूल्य पर 25% की क्रमांक छूट दी जाती है। 1 मिनट, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या लिखा है, 2 वर्ष। एक मैं हाईलाइट करता हूँ, ये लिखा है 2 वर्ष। इस 2 वर्ष पर ध्यान दीजिए अच्छे से। जब ये 2 वर्ष ना होता, यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता तो मैं इस डाटा को बिल्कुल इग्नोर कर देता। और ऐसा होता है, जब यह 1 वर्ष के लिए पूछे तो ऐसा डाटा आपको दिया हो तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर ये डाटा मुझे वापस लेना पड़ेगा। 1 मिनट, ये डाटा 3:4 है, ये 2 वर्ष ना होता तो मैं इसे छोड़ देता। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ 2 वर्ष लिखा हुआ है, अब मुझे लेना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा सॉल्व, इसे देखिए। 25% की 2 क्रमांक छूट देता है, किस पर छूट, हमें हमेशा हम एमपी पर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमपी पर मैं 25% की 2 छूट दूंगा, 3/4 इंटू 3/4 यानी 25% का मतलब होता है 1/4। उस पर 1 की छूट दूंगा 4 पर, 3/4 बचेगा। तो छूट के बाद मैं क्या किस पर पहुँचता हूँ, एसपी पर। तो एसपी कितना है मेरा, 2250, 2250। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, ये 3 से जाएगा 750 बार, ठीक है, और ये 3 से जाएगा 25 बार, यानी 250 हो गए। ठीक, अब देखिए आप इसका मल्टीपल कीजिए, एम पी बराबर 4 का मल्टीपल करेंगे 250 में, 25 और 100, 100 हो गया। 100 का फिर 4 में करोगे कितना हो गया, 4000। तो ये हो गया 4000। तो अब आप ध्यान से देखिए, एमपी जो है मेरा वो 4000 निकल कर आया, ठीक है। एमपी कितना निकल कर आया, 4000। अब आप यहाँ से 1 मिनट देखें अच्छे से, देखिए चलिए मैं आपको न्यूज़ स्लाइड पर बताता हूँ। देखिए वहाँ पर मैंने इसका एमपी निकाल लिया था, कितना था, 4000। तो यहाँ देखिए रेशियो में कितना था, सीपी और एमपी का 3:4 था, सीपी और एमपी का 3:4 था रेशियो। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखें, रेशियो कितना था, 3:4 था। तो अब देखिए यहाँ एमपी 4 है और यहाँ एमपी 4000 है, तो ये 4 का कितना गुना है, 1000 गुना है। इस बात से आप एग्री करते हो, ये 1000 गुना है। तो अब 3 का भी 1000 गुना कीजिए आप,
तो यहाँ पर CP निकल कर आएगा, ये CP के 3 है, तो CP आ गया आपका 3000। CP आपका 3000 आ गया और SP आपका 2250 है। तो बताइए हानि कितनी हुई? 3000 की चीज़ आपने 2250 में बेची, तो आपको 750 रुपये की हानि हुई कि नहीं हुई? तो यही आपसे पूछा है कि आपको हानि कितनी हुई है। तो देखिए बिल्कुल 2 लाइन का है ये, यहाँ से इतना मान लीजिए आप। इतना तो आप निकाल सकते थे कि 2-3 लाइन में कि यदि आपको MP पर छूट दे रखी है, आप MP नहीं दिया था, आपको 2 छूट दे दी थी उसने, 3/4 की, और वो दे रखा था 2250। आप यहाँ से MP निकाल सकते थे आसानी से, तो उसमें कुछ नहीं था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इसका 4th। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसे देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है। देखिए क्या करा है, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? देखिए आपको पता है 15 ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसका एक यूनिट एक में ही रखते हैं, या तो इसे किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कर दें या इसे किलोमीटर में कर दें। तो देखिए ये बेहद आसान है। देखिए इसे मैं मीटर पर सेकंड में बदलना आसान है मेरे लिए। देखिए कैसे, दूरी कितनी है 200, और मुझे क्या निकालना है समय। समय बराबर आप जानते हो दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी है 15। अब 15 को मैं 5/18 से गुणा कर दूँ तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ये जो 18 यहाँ लिखूँगा वो यहाँ ना लिखकर मैं ऊपर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये नीचे वाली चीज़ ऊपर उठ के जाती है। तो अब आप इसे काटिए। देखिए मैं से 5 से काटूँगा, ये 40 बार कटेगा, ठीक है। 5 से काटूँगा, ये 3 बार कटेगा, और 5 से ये 8 बार कटेगा। 5 अट्ठे 40, और ये 3 से ये 6 बार कटेगा। अब 8 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 6 48, यानी 48 सेकंड में वो उस दूरी को तय कर लेगी। ऐसी चीज़, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। आंसर ऑप्शन C आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इस सवाल को देखिए, मैं आपको हर सवाल का बेस्ट अप्रोच बताऊंगा यहाँ पर, आप बस जुड़े रहें मेरे साथ। देखिए क्या कह रहा है, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, यहाँ पर 3 घंटे में। तो देखिए ये तो आपकी दूरी है, ये समय है, तो दूरी बट्टे चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय क्या होता है? चाल। तो इस 3 से मैं 15 काटूंगा 5, तो इसका मतलब इसकी चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरी बार क्या करता है, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो 2 से इसे काटूंगा 10 बार, तो इसका मतलब एक आ गई उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल आपको मैंने बताया कि दोनों चालों का गुणनफल 2 गुणा, दोनों चालों का गुणनफल 5 गुणा 10 बट्टे दोनों चालों का योग, पर 10 और 5 कितना हो गया? 15। अब 5 से इसे काटेंगे आप, 12 मिनट, 1 मिनट। देखिए इसका गुणा कीजिए, 10 दूनी 20, कितना होगा? 20। 20 बट्टे ये 5 से मैंने 3 बार काटा था, 5 थी 15, 20/3 कितना हो गया? इसे मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ, इसे काटना 6.67, ये इतना कटेगा। देखिए ऑप्शन, ये देखिए ये 6 है, 6 से में जरा ज़्यादा है, 6.5 से भी ज़्यादा है, तो ये 5 ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये इसका अप्रॉक्स आंसर इसमें आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देखिए पढ़िए इसे। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। देखिए गणित की पुस्तक में, गणित को M से लिख देता हूँ, मैथ का 25% का मतलब होता है 1/4। ये बराबर है, भौतिकी को मैं फिजिक्स P लिख देता हूँ। भौतिकी के कितने के बराबर है? 2/3, 2/3 के बराबर। बस यही आपको सॉल्व करना है। देखिए ये इस तरफ गुणा कराएगा तो 3M बराबर, ये 4 इसमें गुणा कराएगा 8P। देखिए ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसकी वैल्यू होती है। तो मैथ और फिजिक्स की आपको रेशियो पूछ रहा है, मैथ और फिजिक्स कितना हो जाएगा? 8:3। देखिए कौन सा अनुपात है यहाँ पर है? ये ऑप्शन C। आप इसे 3:8 ना चुन लें, ये देखिए आप यहाँ से, ये इसका सामने का वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। चलिए आसान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसे पढ़िए। एक बल्ला 750 रुपये में खरीदा जाता है। देखिए एक बल्ले को 750 रुपये में खरीदा गया है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य बताइए। देखिए पहले हमने खरीद कर लाए, कितने में खरीदा है, तो वो क्या हुआ? मेरा CP हुआ। CP कितना है मेरा? 750 रुपये, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन उस पर 8% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि ये मेरी वैल्यू तो मेरी 100 की है, मेरी 100 की वैल्यू है, लेकिन जब मैंने बेचा है तो मैंने उसे 92 में बेच दिया, यानी 8% की हानि पर बेच दी। तो अब बस इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 से ये 15 बार कटेगा, 15, 15/5 दूनी 10, ठीक है, गुणा, और ये 92 बचे, 92 को मैं यहाँ से मल्टीपल इससे कर सकता हूँ 46 से। तो अब बस आपको 15 गुणा 46 करना है, 15 छक्के 90 की 0 हासिल 9, 15 चौक 60, 60 और 9 कितना होता है? 69।
तो ये कितना आपका होगा 690। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको बस बेसिक था उसका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपने। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है और रमेश इस पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए 12 दिन में भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर किया गया जो काम है उस समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। जो भानु और रमेश दोनों मिलकर काम करते हैं जितने समय में, उतने ही समय में रोहित अकेला कर देता है। ठीक है, तो रमेश और रोहित मिलकर एक साथ पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए रमेश जो है वो भानु, एक मिनट, हाँ, भानु और सॉरी, भानु करता है 10, और रोहित जो है वो भानु और रमेश के समय के बराबर काम कर देता है। तो इसका मतलब ये दोनों की क्षमता के बराबर है। तो ये देखिए क्या करा है, 10 दिन में तो करता है भानु, भानु को मैं 20 से करता हूँ, भानु करता है 10 दिन में। ठीक है, और रमेश है वो रमेश को आर लिखता हूँ, रमेश करता है 12 दिनों में। तो ये टोटल काम कितना हो गया, ये देखिए 60 हो गया काम, 60। तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, 6 एफिशिएंसी, इसकी आ जाएगी 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि भानु की एफिशिएंसी है 6, रमेश की है 5। अब वो कह रहा है कि ये दोनों को जितना समय लगेगा उतने ही समय में ये रोहित अकेला कर देगा। तो इसका मतलब है कि रोहित की जो एफिशिएंसी है वो इन दोनों के बराबर है। आप इसका समय बराबर ना करें, क्योंकि समय बराबर करोगे तो आप क्या करोगे, 6 और 5 दोनों 11, 11 का आप 60 में भाग दोगे, फिर आप बराबर करोगे रोहित के बराबर। ऐसा नहीं है, आप लेंदी हो जाएगा। देखिए जब इसके समय बराबर है तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी बराबर होगी। तो देखिए भानु की एफिशिएंसी है 6 और रोहित की वो सॉरी रमेश की है 5। ठीक है, तो रोहित को इतना समय लगता है जितना इन दोनों को लगता है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी रोहित के बराबर है। तो इसकी एफिशिएंसी 6 और 5 कितनी होगी, 11। तो इसका मतलब रोहित की भी 11 होगी फिर एफिशिएंसी। तो ये रोहित की भी 11 ही हो गई। तो अब आपसे पूछ रहा है कि रोहित कहाँ पर है, ये रोहित और ये रमेश, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ मैं, रोहित, ये रमेश और रोहित इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए रोहित कितना करता है एक दिन में, 11, और रमेश कितना करता है, ये 5, रमेश 5 करता है। तो अब बताइए 11 और 5 कितना हो गया, 16। तो आपको 60 काम कराना है 16 के हिसाब से। बस आप इसे भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे हम इसे। तो 4 से देंगे 15, 15/4, 15/4 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी यानी फोर्थ ऑप्शन है। देखिए 4 तिया 12 और कितना बचा, 3, 3/4। तो देखिए 3 से ही 3/4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, 3 से ही 3/4। देखिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होगा, देखिए आयतन क्या होगा इसका, हमें आयतन निकालना है इसका। तो देखिए आपको बताया शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। ठीक है, यही होता है। तो अब इसमें मान लगाइए 1/3, पाई का मान, पाई का लगाना है मुझे 22/7। वो देखिए दे भी रखा है सवाल में, कितना लगाना है, ये 22/7 लगाना है। और 22/7 इस त्रिज्या कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर है। तो 7 × 7 कर देता हूँ मैं, इंटू एच कितनी है मेरे पास, 1 मिनट 1 मिनट, एच मेरी दी नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है मुझे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकालना है अभी, सॉरी। देखिए पहले हमें इससे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, जो क्या होता है आपको पता होगा, πr/l होता है, πr/l। तो πr/l कैसे निकालेंगे, 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास, 7 इंटू एल मुझे निकालना है। तो देखिए कितना है, 550 है। देखिए आप इसे एक और अप्रोच लगा सकते थे कि जैसे कि आपकी ये 7 आई है, त्रिज्या आपकी 7 है, तो हम शंकु किस तरह बनाते हैं, आप शंकु देखिए एक बार, इसी तरह शंकु होता है हमारा, इसी तरह। तो ये बताइए ये 7 सेंटीमीटर है, 7 है। तो आप क्या, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि ये 7 और ये 24 और ये 25 होगा ट्रिपलेट, 7 24 25 भी होता है। देखिए ये 24 हो जाती है हाइट। देखिए फिर भी निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए देखिए कितना हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल, πr/l होता है। तो देखिए अब आप 11 से काटिए, बर्मन में काटने के लिए अलग पेन यूज करता हूँ। 11 दूनी 22, ठीक है, 11 पंजे 55, कितना 50 बार कटा, और 2 से ये कितने 25 बार। तो देखिए एल कितनी आ गई मेरी, 25 आ गई। अब आप ट्रिपलेट देख लीजिए, अब ये ट्रिपलेट मेरी कंफर्म हो गई, ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा, 24 होगा, ये 24 कंफर्म होगा, 24। और यदि आप इतना भी नहीं सोच पाते तो देखिए मैं आपको एक अलग स्लाइड पर बताता हूँ, 1 मिनट। अब आप इसे देखिए क्या होता है, πr/l होता है। तो देखिए आप यहाँ से ये नहीं कर पाते, तो अब जब यदि आपको एल नहीं निकालना आ रहा है, एच नहीं निकालना आ रहा है, तो देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि एल बराबर सिलेंट आ रही है, इसे हम 90 डिग्री मान कर चलते हैं, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण निकालने के लिए क्या कहते हैं, L² बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, 24,
24 का वर्ग प्लस आधार कितना 7 का वर्ग, ठीक है 7 का वर्ग। तो देखिए आप 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग 1 मिनट 49। अब इसे ऐड कीजिए 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और ये 625। तो एल स्क्वायर कितना आ गया 625। तो एल कितना आ जाएगा 25। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, एल मेरा 25 आ जाता, ठीक है। और यदि आपको एच, अब इसी ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, इसमें जो आपको दिया रहे वो निकाल लगाकर दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं हम। ये इसे आप ये समझ नहीं लेना, ये है शंकु में जो ये बनता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करें। ये कर्ण होता है हमारा 25, ये ऊपर ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो अभी आपको कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लंब मैं ये लंब निकालता तो कैसे निकालता, इसके स्क्वायर में रूट लेकर के इसके स्क्वायर में 25 625 में से ये 49 घटा देता तो कितना आ जाता 576 आ जाता। तो वो कितने का बचता मेरा, वो 24 का बचता। तो मुझे 24 ही निकालना था, ठीक है। और दूसरी बात, जब आपको 25 और 7 दे रखा है तो आपको ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, 24 25 7 होती है, 7 24 25, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो 24 इस तरह आया था। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास एल कितनी आई थी, एल मेरे पास 25 हो गई, ठीक है। एच मेरे पास 24 हो चुकी है और आर तो आपको बताइए। तो अब आप लगा दीजिए, क्या निकालना है मुझे इसका आयतन, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है मेरे पास 7, 7 गुणा 7 इंटू एच कितना 24। लगा दीजिए बस आप इसे, देखिए 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक है, 3 से ये 8 बार कैंसिल, ठीक है। अब इसका आप गुणा कीजिए 22 और 7, दूसरा पेन यूज करता हूँ मैं। देखिए 22 बचा मेरे पास और ये 7 बचा और ये 8 बचा। तो 22 और 7 का मल्टीपल आपको पता है 154 होता है, 154 इंटू 8 का और करना है। तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 45 3 43, 4 बची 8 और 4 12, तो ये हो गया 1232। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के दौरान 4% की कमी हो जाती है, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पहले मैंने मान ली पहले जनसंख्या पी थी, ठीक है। तो पहले वर्ष क्या हुआ 5% वृद्धि, यानी 21/20 हो गई, 5% फैक्ट समझ लो 1/20 होती है। दूसरे वर्ष क्या हुआ 4% की कमी हो गई, यानी कि 1/25 होता है तो 24/25 हो गई, कमी हुई है। अब बताइए ये क्या हुआ, बनाइए 30,240 बनाइए बस। अब देखिए मैं इसे काटने के लिए दूसरा पेन यूज करता हूँ। देखिए इसे काटिए आप इसे काट 8 से मैं इसे 3 बार काट देता हूँ, ठीक है। 8 से इसे काटूंगा, 8 8 3 24, 6 बचे, ये 62 हो गया, 8 7 थे 56, यहाँ पे 4 बचे 6 बचे और ये 64 हो गया, 8 8 64, तो ये हो गया 37 80। अब देखिए मैं इसे काटता हूँ, इसे 3 से फिर से काट दीजिए, इस 3 से काट दीजिए इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18, ये 1260 बचा। इसे 21 से भी क्या ही कट सकता है, देखिए 21 पंजे 125, सॉरी 20 500, 21 छक्का 21 से ये 6 बार कटेगा, 21 से ये 6 बार यानी कि 60 हो गया, ठीक है। अब बचा गया देखिए P बराबर 60 गुणा ये दोनों 25 और 20 मल्टीपल उधर जाके कराएंगे तो 25 गुणा 20, तो देखिए ये बताइए 25 दूनी 50 यानी 500 हो गया, 500 गुणा ये 60, तो 6 पंजे 30 कितना हो गया 30 हो गया, 30 और 3 जीरो ये, ठीक है। ये देखिए ये आ गया 30,000। लेकिन यहाँ देखिए सवाल को आप ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तो आपको बताना है पहले वर्ष के अंत में। ये तो पहले साल की है, पहले वर्ष के अंत की पूछ रहा है। तो अब देखिए 30,000 तो मेरे पहले साल की निकल कर आई है, अब अंत में पूछ रहा है। तो अंत में क्या हुआ 5 वर्ष की 5% की वृद्धि हुई है, एक साल के बाद पूछ रहा है और भाई यही पूछा है पहले वर्ष के अंत में। तो देखिए 5% का मतलब होता है 21/20, तो लगा दीजिए आप यहाँ पर, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से ये कितना 15 बार कटेगा, तो ये 1500 हो गया। अब इसका गुणा करिए, 15 एकम 15 हासिल 5 हासिल 1, ठीक है। 15 दो 30, 30 और 1 31 हो गया। तो 31,500 आपका राइट आंसर है, वो भी ऑप्शन सी। तो इस पर आपको बेहद ध्यान देना है। देखिए ऑप्शन आपको भड़काने वाले मिलेंगे, ये देखिए 3,000 ये ऑप्शन भी था, आप जल्दी में इसे टिक ना कर दें। बस ये देख लें कि पहले वर्ष के अंत में पूछ रहा है, पहले वर्ष की तो जनसंख्या निकाल लिया आपने, लेकिन पहले वर्ष के अंत की पूछ रहा है जो 5% वृद्धि के बाद हुई थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसे देखिए ये भी बेहद आसान है, 9 और 25 का मध्यानुपाती। मैंने आपको कई बार बताया कि मध्यानुपाती में इसका रूट ले लेते हैं, 9 गुणा 25। तो देखिए 9 का कितना होता है 3, 25 कितना होता है 5, तो 5 3 कितना होता है 15,
तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमने। देखिए इस सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% छूट प्रदान करता है। नकद भुगतान करने पर ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है। 7200 रुपये अंकित के मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना होगा। देखिए MP उसका कितना है, 7200 रुपये है। यहाँ देखिए 7200 रुपये MP वाली कोई जैकेट है, उस पर पहले उसने दिया 20% छूट, यानी कि 4/5, ठीक है। फिर उसने अतिरिक्त 5% और छूट दे दी, 5% का 1/20 यानी कि 19/20। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 20 का गुणा में 5 में कराऊंगा तो 20×100 पूरा ये 100 हो गया। 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इसका गुणा करा दीजिए, 1 मिनट। 4 का इसमें पहले इसमें करा दें। देखिए 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ये हो गया। अब इसका 19 करा दीजिए इसमें मल्टीपल। देखिए इसका मल्टीपल कराइए, कहाँ है। अब मेरे पास बचा 288 गुणा 19, इसका मुझे मल्टीपल कराना है। तो देखिए 19 अट्ठे कितना होता है, 152, हासिल 15 बची। 19 अट्ठे 152, 152 और 15 कितने होते हैं, 167, यानी 7 हासिल 16 बची, ठीक है। अब 19 दूनी 38, 38 और 16 कितना होता है, 54। तो देखिए 5472 आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में है 5472, वो आप देख लीजिए, ऑप्शन डी। तो ये आपका 5472 डी ऑप्शन है। इसमें कुछ नहीं था, बस आपको MP दे रखा था, उस पर 2 छूट थी, बस उसे लगाना था आपको। चलिए देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे देखिए सवाल को, ये भी बेहद आसान है। इसमें क्या, ये तो ऑप्शन से ही हट जाएगा। देखिए 13% और 19% की क्रम में 2 छूटें हैं, इसे एकल छूट बताइए। देखिए 13 और 19 की 9% कभी नहीं हो सकती, ठीक है, और ना ही 19 हो सकती है, ना ही 39। ये ऑप्शन देखते ही हो गया। अब देखिए कैसे ये अप्रोच तब आती है जब आप ऐसे सवाल आपने कई ज़्यादा किए हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। देखिए कैसे, 13 + 13 मैंने ऐसे मान लिया, -13 गुणा 19, यही है बट्टे 100। बस आपको ये करना, 13 13 ये तो 26 हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे ये 19 था, 13 नहीं था। तो देखिए 13 13 और 19 कितना हो गया, 32, 32 हो गया। माइनस इसका मल्टीपल करा दीजिए, 19 दिया 57 की 7, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7, हासिल 5 बची। 19 और 19 से कम 19, 1905 कितना होता है, 24। तो कितना हो गया, ये 2.47 हो गया। और देखिए 32 में से यदि आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 30, लेकिन 47 और घटाना तो 29.53 आपका राइट आंसर है। 29.53%। तो कहाँ है, ऑप्शन सी। ये आपको अप्रोच आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसे देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 और 27 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यानुपात से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी बिल्कुल इजी। तो देखिए आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका अंडर ले सकते हैं, 3 गुणा 27। तो आप देखिए 27, अब आप बताइए 27 कितना होता है, 81। 81 का रूट आप बता सकते हैं कितना होता है, 9। तो ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो देखिए पूरे हमने 20 क्वेश्चन हमने कर लिए मैथ के। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचता रहे। और ये इस चैनल को सबसे शेयर जरूर करें इस वीडियो को, जो कि आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और ये इस तरह के यूनिक मेथड हैं, जो मैथ के यूनिक मेथड हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी हर वीडियो में आपको ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले पढ़े हों। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।